Hi friends, today we will discuss internal control chapter, which is very small chapter and contribute 10 marks of your syllabus. ठीक है? और contribute 10 marks for your syllabus. ठीक है? सबसे पहले हम समझते हैं ऑडिट रिस्क क्या है। तो ऑडिट रिस्क क्या है ना, द रिस्क दैट ऑडिटर गिव एन इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिटर अगर गलत ऑडिट ओपिनियन दे देता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसी को ऑडिट रिस्क कहते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेल टू आइडेंटिफाई बाय ऑडिटर। इट मींस अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर किसी तरह का मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, वो ऑडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। देयर आर Now we will discuss the type of audit risks. How many type of audit risks? So as per section, as per SA standard of auditing 315, audit risks क्या है ना, audit risk model को हम रिप्रेजेंट करते हैं as a combination of inherent risks, control risks and detection risks. ओके ना, तो अब समझते हैं ऑडिट रिस्क इक्वल टू क्या होता है। ऑडिट रिस्क इक्वल टू होता है इनहेरिटेंट इनटू कंट्रोल इनटू डिटेक्शन रिस्क। सबसे पहले इनहेरिटेंट रिस्क को समझते हैं कि इनहेरिटेंट रिस्क क्या है। तो वैसा रिस्क ना जो कि फाइंड नहीं कर पाता है, ठीक है ना, द रिस्क दैट कुड नॉट बी, वैसा रिस्क जो कि प्रोटेक्ट और डिटेक्ट नहीं कर पाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना, उसी को इनहेरिटेंट रिस्क कहते हैं। ये होता क्यों है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस के कारण, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस के कारण। ठीक है ना, कंट्रोल रिस्क क्या है, तो इनहेरिटेंट रिस्क क्या है, हम जैसा कि समझे कि वैसा रिस्क जो कि आइडेंटिफाई नहीं किया गया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा या प्रोटेक्ट या डिटेक्ट नहीं करके किया गया। यह होता क्यों है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के कॉम्प्लेक्सिटी के कारण। ठीक है ना, कंट्रोल रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क वैसा रिस्क है जो कि आइडेंटिफाई और डिटेक्ट नहीं किया गया करेंटली जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसके द्वारा, और वह फेल हो गया प्रोटेक्ट करने में सिग्निफिकेंट एरर से और मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है ना, अब समझते हैं डिटेक्शन रिस्क क्या है। देखिए डिटेक्शन रिस्क, ये दोनों रिस्क जो था ना हमने जो ऊपर पढ़ा, इनहेरिटेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, ये दोनों किसके कारण होता है, क्लाइंट के कारण होता है ये दोनों रिस्क। लेकिन जो डिटेक्शन रिस्क है ना, वो सिर्फ ऑडिटर के कारण होता है, क्योंकि ऑडिटर यहाँ पे फेल हो जाता है डिटेक्ट करने में मटेरियल मिस स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में ऑडिटर फेल हो जाता है और गलत ओपिनियन इशू कर देता है। ठीक है ना, उसी को कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, तो हम समझे कि क्या है ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क क्या है, एक तरह का रिस्क है जो कि ऑडिटर के द्वारा किया जाता है जब वह इनकरेक्ट ओपिनियन दे देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसी को ऑडिट रिस्क कहते हैं। यह तीन तरह का होता है, इनहेरिटेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। इनहेरिटेंट रिस्क जो होता है क्यों होता है, क्लाइंट के कारण होता है। बेसिकली यह होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस के कारण, जैसा कि हम पहले भी समझाएं। कंट्रोल रिस्क होता है, ये होता है इसमें ना क्या होता है, सिग्निफिकेंट एरर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी क्लाइंट के कारण होता है, लेकिन डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के कारण होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इंटरनल कंट्रोल क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना, एज पर एस ए 315, एज पर एस ए 315 इंटरनल कंट्रोल को हम डिफाइन कर सकते हैं। यह एक तरह का प्रोसेस है जो कि डिजाइन किया गया है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट मैनेजमेंट के द्वारा और कुछ अदर पर्सन के द्वारा जो कि प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटी ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो क्या जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन मैनेजमेंट के जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह इंश्योर करता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है फॉर्म का या नहीं हो रहा है। यह इवेल्युएट करता है सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग टू कंप्लीट ऑथराइजेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। यह डिटेक्ट करता है एफएस जो है एज पर रूल है कि नहीं। एफएस जो है एफएस मींस यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल डाटा को शो कर रहा है कि नहीं। इसका एडवांटेज क्या है, डिटेक्ट करना एरर और फ्रॉड को। दूसरा मिनिमाइज करना स्कोप ऑफ एरर एंड फ्रॉड को। कैसे डिटेक्ट करना, एरर डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड कैसे हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ना इस तरह से स्ट्रक्चर है जैसे कि एक बंदे का काम ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है इस सिस्टम के माध्यम से दूसरे बंदे के द्वारा। ठीक है ना, तो इस कारण एरर और फ्रॉड को कंट्रोल किया जाता है या डिटेक्ट किया जाता है। मिनिमाइज करते हैं इसमें स्कोप, इंटरनल कंट्रोल में हम मिनिमाइज कर रहे हैं स्कोप ऑफ एरर और फ्रॉड को। कैसे, जैसा कि हमने पहले भी किया कहा गया, सबसे पहले भी कहा जैसा कि
पहले तो इसमें एक बंदे का काम, ठीक है ना, एक बंदे को कम लिमिटेड वर्क देते हैं। दूसरा कि उसे हम उसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो इंडिपेंडेंटली चेक हो रहा है अदर पर्सन के द्वारा। इसके कारण वो हमेशा अलर्ट रहता है। ठीक है, इसी चलते यहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है स्कोप ऑफ एरर और फ्रॉड का। ठीक है ना। अब हम समझते हैं टाइम सेव करता है। कैसे टाइम सेव करता है? ऑडिटर थोड़ा थोड़ा खाली ट्रांजेक्शन को चेक कर लेगा और एक्यूरेट की बुक ऑफ अकाउंट एक्यूरेट है या नहीं, और वो अपना कंप्लीट ओपिनियन दे देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिस्क्राइब टाइम में। तो ये ऑडिटर का टाइम भी सेव कर सकता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है इंटरनल कंट्रोल का? देखिए, इसका डिसएडवांटेज चार है। ये कॉस्टली है। पहले तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर मच कॉस्टली। दूसरा की ह्यूमन एरर, इट मींस इंटरनल कंट्रोल फेल एज देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर। तीसरा क्या है? यहाँ पे पावर का मिस यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं टॉप लेवल मेंबर्स और कंट्रोल के साथ। ठीक है। चौथा क्या? अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपका इनइफिशियंट होगा ना, तो इंटरनल कंट्रोल भी इनइफिशियंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही था हमारा डिसएडवांटेज इंटरनल कंट्रोल का। अब हम समझते हैं इंटरनल चेक क्या है, इंटरनल चेक सिस्टम क्या है। देखिए, इंटरनल चेक सिस्टम है ना, इंटीग्रेटेड फंक्शन है। किसका? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही। इसमें ना, इंटरनल चेक में ना, क्या हो रहा है ना, अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ मेंबर इस तरह से हो रहा है ना, मतलब काम को बांटा गया है इस तरह से ना मेंबर के बीच में, जैसे कि एक बंदे का काम, एक बंदा जो परफॉर्म कर रहा है काम को, दूसरे बंदा वो ऑटोमेटिकली उसको चेक कर सकता है। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है ना, कि प्रोटेक्ट करना बिजनेस फ्रॉम केयरलेसनेस एंड फ्रॉड से बचाना और केयरलेसनेस से बचाना। दूसरा कि मोरल प्रेशर डालना, स्टाफ पे मोरल प्रेशर डालना, और वर्क को डिवाइड करना। ठीक है ना, इंटिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, और मिनिमाइज करना एरर और फ्रॉड को, और डिटेक्ट करना अर्ली स्टेज पे यदि हो रहा हो तो। यही हमारा इंटरनल चेक का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट क्या है भैया? इंटरनल ऑडिट एक तरह का प्रोसेस है थ्रू विच द कंपनी गेट टू नो द लूप होल इन द सिस्टम एंड इम्प्रूव इट फॉर मेकिंग बिजनेस मोर इफिशिएंट। ठीक है कि नहीं? और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बेसिकली थ्री ऑब्जेक्टिव है: प्रॉपर कंट्रोल, एसेट प्रोटेक्शन एंड परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। क्या क्या है? प्रॉपर कंट्रोल मीन्स to keep proper control over the organization is one of the major objective of the internal audit। दूसरा क्या है? इंटरनल ऑडिट प्रोसेस में हम ना वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन करते हैं एसेट का, तो एसेट भी हमारा प्रोटेक्ट हो गया यहाँ पे। और परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इट मीन द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज थॉरली चेक होता है इंटरनल ऑडिट में। तो हम इससे ये भी पता चलता है कि परफेक्ट ऑडिटिंग अकाउंटिंग सिस्टम है कि नहीं। ठीक है ना। अब हम अब हम समझते हैं क्या हर एक कंपनी को कंपलसरी है इंटरनल ऑडिट कराना? तो नहीं, हर एक कंपनी को नहीं जरूरत है इंटरनल ऑडिट कराने का। ठीक है ना। कंपनी एक्ट 2000 बताती है कि किस किस कंपनी को जरूरत है इंटरनल ऑडिट कराने का। देखिए, हर एक लिस्टेड कंपनी को। दूसरा, हर एक लिस्टेड कंपनी को यदि वो सेटिस्फाई कर रही है फॉलोइंग क्राइटेरिया जो कि नीचे दिया हुआ है। जैसे कि अगर टर्नओवर 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा हो, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक और पीपीएफ से 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ जो है 50 करोड़ या उससे ज्यादा। तीसरा क्या है? हर एक प्राइवेट कंपनी को भी कराना है मैंडेटरी इंटरनल ऑडिट अगर वो ये सारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, जैसे कि टर्नओवर इसका 200 या 200 करोड़ से ज्यादा हो, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग जो है वो बैंक से 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है ना? अब हम समझते हैं क्राइटेरिया ऑफ इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट क्या है। देखिए, स्टेटस का इंटरनल कंट्रोल ना इंटीग्रेटेड इन द इकोनॉमिक एंटिटी है, जबकि इंटरनल ऑडिट इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एंटिटी है। पोजीशन क्या है? ऑर्गेनाइज। ये इंटरनल कंट्रोल ना ऑर्गेनाइज है हाईएस्ट लेवल पे, लेकिन इंटरनल ऑडिट हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अवेलेबल है। ये इंटरनल कंट्रोल एक तरह का सिस्टम है, जबकि इंटरनल ऑडिट एक तरह का एक्टिविटी है। इंटरनल कंट्रोल एक पर में क्या होता है ना, वेरिफिकेशन ऑफ वर्क होता है, एक पर्सन का वर्क दूसरे पर्सन ऑटोमेटिकली चेक करते हैं। जबकि इंटरनल ऑडिट में हर एक वर्क का हर एक कंपोनेंट चेक होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल का? इंश्योर करना कंप्लिसिटी कंप्लेंसी कंप्लायंसेस विथ मैनेजमेंट पॉलिसी। जबकि इंटरनल ऑडिट का है टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। ठीक है ना। अब समझते हैं इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक का क्या डिफरेंस है। देखिए, इंटरनल ऑडिट क्या है? फंक्शन है एक तरह का जो कि ऑडिटिंग तक ही सीमित है, ना कि अकाउंटिंग तक। जबकि इंटरनल चेक दोनों
करता है। जो इंटरनल ऑडिट ना, इंटरनल ऑडिट के लिए हम सेपरेट स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, जबकि इंटरनल चेक के लिए कोई ऐसा चीज नहीं करते हैं, हम सेपरेट स्टाफ को नहीं अपॉइंट करते हैं। इंटरनल ऑडिट में हम एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं कंप्लीट होने के वर्क के कंप्लीट होने के बाद, जबकि इंटरनल चेक में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है ना? तो इसी आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।